विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। उन ध्वनियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम अपनी भाषा को लिखकर प्रकट कर सकें। और उन ध्वनियों को लिखने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होते हैं? वर्ण। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। अब हम, जैसा कि अभी आपको पता चल गया है कि हमको भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है जिनको वर्ण कहते हैं, तो आज हम किस पे विचार करेंगे? वर्ण पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर्ण क्या होता है बच्चों? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। जैसे क, अ, ये छोटे छोटे वर्ण हैं, इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या कहलाती है? हमारे वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, स्वरों का उच्चारण। अब देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें अ बोलना है तो हम अ बोलेंगे, अ के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आ बोला तो आ ही बोलेंगे, आ, जैसे आ बोला तो आ ही बोलेंगे। आ में हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही, किसी तरह की ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखो, वर्णों में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। तो स्वर की जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ये बड़ी क्लासों के लिए है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। ये थोड़ा बड़ी क्लासों के लिए ये डेफिनेशन काम आती है। जो छोटी क्लासेस है उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में हमें अन्य किसी ध्वनि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, हमारे क्योंकि 2 पार्ट है हमारे वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, तो हम पहले स्वर को ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। आजकल ऐसा माना जाता है कि जो ये री है इसका प्रयोग स्वरों से हटा दिया गया है और इसके स्थान पर आजकल ये इस प्रकार का री ही प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तव में अभी हम लोग 11 ही स्वर मानते हैं। यदि आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, और ये बड़े से बड़े RS IAS के एग्ज़ाम में, सारे ही एग्ज़ाम में हिंदी हमारी काम आती है और उनमें स्वरों के बारे में पूछा जाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लासों में जाते हैं हम अपने पीछे का ज्ञान भूलते चले जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन हमारे वहीं से ही बन के सामने आते हैं जो कि बहुत छोटी क्लासेस से होते हैं। ठीक है, तो ये 11 स्वर हैं, ये आप अच्छे से याद रखें, ये 11 स्वर हैं। अब स्वरों को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला हमारा है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर से हमें देखने से ही पता चल रहा है कि छोटा स्वर अर्थात जिसके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। जैसे हम बोलेंगे अ, इ, उ और ए। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो वर्ण हैं ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में आप लोगों ने देखा कि बहुत ही कम समय लग रहा है। इसके अलावा अब हमारा दूसरा जो वर्ण का स्वर का भेद है वो क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय लगता है उससे हमें दुगना समय उसके उच्चारण में लगता है। जैसे देखिए, हमने अ बोला था, अ, तो ये ह्रस्व स्वर था। अब लेकिन हम दीर्घ स्वर में क्या बोलेंगे? आ, ई, ऊ। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग उच्चारण करेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारे दीर्घ स्वर हो गए। अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का हिंदी भाषा में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। प्लुत स्वर में उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में इससे दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में इन दोनों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे आप लोगों ने संस्कृत में देखा होगा या हम लोग जो ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं तो उसमें हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? ओम, है
इसमें कितना स्वर लगा, तिगुना समय हमें लगता है। ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर से दुगना हमें दीर्घ स्वर में लगता है और दीर्घ स्वर से अधिक हमें प्लुत स्वर में लगता है उच्चारण करने में। ठीक है, अब आप देखिए कि अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और अह जो हमारे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब अयोगवाह क्या है? अयोगवाह वो है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ऐसे वर्ण जिनकी गिनती न तो हम स्वरों में करते हैं न ही व्यंजन में करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ठीक है, तो ये कौन कौन से हमारे? ये दो हैं, अंग और अह। नेक्स्ट आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का जो निशान है, जो चिन्ह है, वो इस तरह की एक बिंदी होती है, डॉट होता है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना अंग, अंग, आप देखिए जोर लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। जैसे अंगूर, अंगूर, जोर लगा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि वायु केवल नाक से बाहर आती है। जैसे अंक, आप जब स्वयं उच्चारण करेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि जो वायु निकल रही है वो हमारे नासिका के द्वारा बाहर आ रही है। और जैसे पंकज, ठीक है, पंकज, अंक, ये तो ये जो हमारे ये लगा हुआ है, ये क्या है? हमारे अनुस्वार है। ठीक है, अब हमारा अगला जो आता है वो क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक में देखिए एक चंद्रमा बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। अब इसके उच्चारण में क्या होता है कि वायु मुख से अधिक और नाक से कम बाहर आती है। अनुस्वार में आपने देखा कि जो वायु है वो हमारी नासिका के द्वारा अधिक बाहर आती है और अनुनासिक में मुख से अधिक बाहर आती है और नाक से कम बाहर आती है। जैसे गांव, अब देखिए आप गांव, नाक से कम आ रही है और मुख से इसकी वायु ज़्यादा बाहर आ रही है। जैसे आँख, आँख देखिए नाक से कम आ रही है और मुख से इसकी वायु बाहर ज़्यादा आ रही है। तो ये हमारा हो गया अनुनासिक। इसके बाद हमारा आता है विसर्ग। विसर्ग का भी आप लोग देखिए हिंदी में कम प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, किंतु संस्कृत की अपेक्षा हमारे हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है। संस्कृत में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। अब इसका उच्चारण, ये जो दो बिंदी लगी होती है किसी शब्द के सामने, उसका उच्चारण हम किसकी तरह करते हैं? ह की तरह करते हैं। जैसे अतः, प्रातः, है ना, तो ये हमारा हो गया विसर्ग। अब आप देखिए ये हमारा स्वर हो गया है। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। अब आप देखिए व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे अब आप देखिए कि क, अभी हमने अ बोला था, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हमें इस अ के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है उच्चारण के लिए। अ को हम केवल अ ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि हम पढ़ रहे हैं क पढ़ रहे हैं, आपको इसमें ध्वनि सुनाई दे रही है, अ के साथ में ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि क के उच्चारण में हमें अ की ध्वनि भी साथ में सुनाई दे रही है। तो अर्थात ये क्या हो गया? हमारा व्यंजन। तो अब व्यंजन की परिभाषा क्या बनती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब स्वर हमारे क्या हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, अब देखिए जैसे अब हम लिखेंगे कि का। अब देखिए का, क के अंदर हमें आ की आवाज़ सुनाई दे रही है। आ हमारा क्या है? स्वर है। क हमारा क्या है? व्यंजन है। क के साथ आ रहा है तो ये क्या बन गया? का। और इसको देख के भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अब आप देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजनों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा अर्थात हमारी जो जीभ होती है, जिसका हमारे बोलने के अंदर बहुत योगदान होता है। यदि हमारे पास ये जीभ ना हो तो हम शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और हम लोग अपनी भाषा को बोलते हैं लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारी नासिका से कितनी वायु बाहर आती है, मुख से हमारी वायु कितनी बाहर आती है, या हमारा जीवा का इस भाषा में क्या उपयोग है। लेकिन जब हम इसको गहराई से पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का जो मूल्य है, जो इसकी विशेषता है, वो निकल के बाहर आती है। अब आप देखिए कि स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों, जैसे कंठ, हम कुछ बोलते तो ऐसा लगता है हम गले से हमारी आवाज़ आ रही है।
तालु, ये जो हमारा दांतों के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? तालु। कई बार ऐसा लगता है कि बोलते वक्त हमारी जीभ जो है उसको टच कर रही है ना, स्पर्श कर रही है। दंत, कई बार हम बोलते हैं, कई वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों को टच करती है, तो कंठ को स्पर्श करती है तो क्या हो जाते हैं? कंठ्य। तालु को स्पर्श करती है तो तालव्य। दंत अर्थात दांत को स्पर्श करती है तो दंत्य, है ना। इस प्रकार से हमारे ये वर्णों का जो है, व्यंजनों का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब कि वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है, कंठ को, गले को, दांत को, तालु को, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने जो स्पर्श व्यंजन है इनको हमने 5 भागों में बांटा है। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका है, मैंने कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो लोग होते हैं, अगर हम उनसे व्यंजन पूछें, स्वर पूछें, तो वो एक बार बड़ी से बड़ी समस्या को वो हल कर देते हैं, लेकिन वो ये अपने स्पर्श व्यंजन नहीं बता पाते, वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ये दिखने में तो बहुत छोटी चीज़ लगती है जब हम लोग पढ़ते हैं तो, लेकिन वास्तव में अगर ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अक्सर भूलते हम लोग चले जाते हैं, तो कभी कभी हमें इन्हें भी देखना चाहिए। इसको हमने 5 भागों में बांटा है और इसको याद करने का तरीका है हमारा ये कचट तप। कचट तप में देखिए, हमारा क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया और प वर्ग आ गया है। अब देखिए, हमने यहाँ पे इसकी एक तालिका बनाई है, इसके अंदर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा वर्ग क्या है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। देखिए, क, ये क वर्ग है हमारा, क वर्ग के अंतर्गत इसमें कुल 25 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। समझ आ रहा है आपको? क से म तक के बीच में हमारे 25 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर 5-5 व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, क, ख, ग, घ, ण। फिर इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। जब आप क बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कंठ से वायु बाहर आ रही है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए 5 हो गए इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात क वर्ग में 5 हो गए और इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। नेक्स्ट है हमारा च, छ, ज, झ, य, ये भी हमारे 5 हो गए और इसका उच्चारण स्थल क्या है? तालु। नेक्स्ट है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में आप देखिए, ट, ठ, ड़, ढ़, ण। और अब आप देखेंगे कि ये ड़ और ढ, कई बार इनके नीचे ड़ और ढ बोलना, आप सुनिए मेरी आवाज़ को सुनिए। एक तो हम बोलेंगे ड और ढ, और एक बोलेंगे ड और ढ। जब ड़ और ढ बोलेंगे तो उसके नीचे बिंदी आएगी, वो उत्सिप्त व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। इसके नीचे देखिए, आपको बिंदी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ बिंदी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। और जब इनके नीचे यहाँ पर ऐसे बिंदी लग जाती है, ये ऐसे, तो ये कहलाएगा हमारा ढ़, और ये क्या कहलाएगा? ढ़। और ये हमारे क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारा ट वर्ग हो गया और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा। फिर त वर्ग आ गया, त, थ, द, ध और न, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। अब देखिए, प वर्ग आ गया हमारा, प, फ, ब, भ और म, और इसका उच्चारण क्या है? हमारा ओष्ठ। अब आप देखिए कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 है। अब आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 है और प्रत्येक के 5-5 है, तो 5 गुणा 5 करेंगे तो कितने आएंगे हमारे? 25। और वर्णों की कुल जो संख्या होती है, कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण 52 होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी। ये 25 तो ये हो गए हमारे, 25 ये हो गए, 11 स्वर हो गए, ठीक है। आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे और जब आप काउंट करेंगे तो ये आपके पूरे 52 बाहर आएंगे, ओके, वर्ण। अब ये हमारा हो गया, स्पर्श व्यंजन कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने देखा और काफ़ी हद तक आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब वायु हमारे मुख से बाहर आती है और वो तेज गति से बाहर आती है, उससे एक रगड़ उत्पन्न होती है हमारे मुंह के अंदर और उससे एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा? ऊष्म व्यंजन। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह।
और इनकी संख्या कितनी है? 4। ये आपको दिख रहा होगा 4। ठीक है। अब है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है कि मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इसमें जो वायु होती है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, वो थोड़ी अंदर अंदर से ही निकलती है वायु बाहर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अंतस्थ व्यंजन। और ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे य, र, ल, व। य, र, ल और व। और ये भी हमारे कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। अब आप देखिए 11 स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 ही हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो ये इस प्रकार से हमने वर्णों का जो विभाजन है वो पढ़ा। अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। ये दिखने में बहुत छोटा लगता है, ये वर्ण सिर्फ दिखने में हमें काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन पूरी हमारी जो हिंदी भाषा है वो इस वर्ण के ऊपर ही टिकी हुई है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के बारे में बताऊंगी।